बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बसंत के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि शहर लाहौर में लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कल मेरा इत्तेफाक हुआ लिबर्टी जाने का और मैं वहाँ पे देख के परेशान हो गई कि ख़वातीन, अच्छा ये स्पेसिफ़िक त्यौहार वैसे तो मिक्स ही होता है लोगों का रुझान, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ मर्द हजरात से मंसूब कर दिया जाता है कि जिनको पतंगबाजी का शौक़ है या जो पतंगे उड़ाना चाहते हैं। लेकिन भाई कल बाज़ारों में कोई रश था और ख़वातीन, मैंने कोई 12-13 ख़वातीन के मुँह से सुना, आपके पास पतंगों वाले इयरिंग्स हैं, आपके पास पतंगों वाले के कुर्ते पड़े हैं। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये एक्साइटमेंट अब आई बिलीव कि इतने सालों के बाद है तो लोगों में ज़्यादा उस चीज़ के लिए लोग एक्साइटेड भी हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि एक फ़ेस्टिवल आ रहा है और इतने 3 दिन पे मबनी इस फेस्टिवल है। इनफैक्ट अब तो 5 दिन की हॉलीडेज़ भी हो गई है, सो लोग खासे एक्साइटेड हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ही आगे हमने जाके इस पे बात करनी है और लेकिन हम प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आई थिंक कि जितनी बात की जाए कम है। मुल्क भर के जो मुख्तलिफ शहर हैं उसमें खुले मैन होल्स का जो वहाँ पे गिर कर लोगों की जानों का ज़ाया होना एक बिल्कुल कह लें एक रेगुलर पैटर्न बन चुका है। पहले तो ये सिर्फ कराची का मसला था, पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में या शहरों में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जिससे मुल्क भर में जो शहरी सेफ्टी है, सीवरेज के निज़ाम की नाकामी है, वो भी संभव हमें आया हो रही है। एक तरफ लाहौर के भाटी गेट में हमने खातून के हवाले से जो केस सुना कि सीवरेज मेन होल के अंदर वो गिर गई और जहाँ बहक हो गई। बादशाह जहाँ बहक खातून के जो शौहर हैं उनकी जानिब से पुलिस ने तशद्दुद किया, वो इल्ज़ामात सामने आए जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, शदीद बरहम भी हुई और तशद्दुद की नौयत के तयन के लिए भी गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल कराने का भी फ़ैसला किया गया। इसके बाद जी अब एक और वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है और वो कसूर के इलाके में हुआ है जहाँ पे 3 साला बच्चा मैन होल के अंदर गिरा है और वो जान से हाथ धो बैठा है। ये मैरिज हॉल के खुले मैन होल के अंदर जी ये बच्चा गिरा और ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। इसके बाद बच्चे की जो लाश है वो तो निकाल ली गई, लेकिन ये जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, पहले सिर्फ हम कराची के हवाले से बात कर रहे थे कि पंजाब में इनकी रेशो कम है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक जान भी इतनी ही कीमती है चाहे जितनी 10 जाने कीमती हैं। लेकिन इस पर हमारे जो हुक्मरान या कह लें जो हमारी इंतज़ामिया है वो बरहमी का इजहार तो करिए, पर जो काम करने वाले लोग हैं या मुतल्लिका इदारे हैं उनका फोकस क्यों नहीं है या वो क्यों इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे और इस पर हम अमल दरामद के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहती हैं। बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद है, हमारे कानून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अमरीन आपका कि आपने वक्त दिया। हम आपसे पहले भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के आई होप के लीगल जो एक्सपर्टीज़ हैं आपके मुझसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, लेकिन आई रियली वांट कि थोड़ा सा इन जो बैक टू बैक वाक़यात हैं या इनके जो पैटर्न्स हैं और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस पर आप थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करें। अच्छा, मैं पहले बात करूँगी हमारे आइन की। हमारा जो आर्टिकल 9 है जो एक राइट टू लाइफ है वो इंश्योर करता है कि आप जिएँ और आप एक इन्वायरमेंट में और ऐसे सेफ्टी वाले इन्वायरमेंट में जिएँ जहाँ पे आपके लिए आपको पता हो कि आपकी जो स्टेट है वो आपका लुक आफ्टर कर रही है। सो फर्स्ट तो मैं आपका एक वायलेशन जो नज़र आती है इस सिचुएशन में वो आपके आइनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसकी वायलेशन है। उसके अलावा बहुत ही फेमस केस है आपका शला ज़िया का केस है 1994 का, जहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हर इंडिविजुअल का, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का एक राइट है कि उसको एक सेफ्टी मिले, एक सेफ्ट एनवायरनमेंट मिले, और उसमें फिर हमें नज़र आ रहा है कि एक फेलियर है पंजाब की। जो स्पेसिफ़िकली इस आज जो टॉपिक है उस पर अगर हम देखें तो एक ऐसी चीज़ जिस पे कोई ज़्यादा कोई प्रोसीजरल कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मशीनरी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक नॉर्मल कि अगर वो उसको कवर किया जाता तो इंसानी जो जान जो ज़ाया हुई है वो नहीं जाती। सो जब इस टाइप के आपको सिचुएशन नज़र आए कि ये एक नेग्लिजेंस है, ये एक इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस है, और ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, आई थिंक ये एक क्योंकि ये इतने इस लेवल पे हो जाती है जब आपकी मौत वाक़यात हो रही हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशन फेलियर है। बिकॉज़ यहाँ पे जो एक नॉर्मल काम है, बहुत छोटा काम था, उसको अगर नहीं देख रहे तो फिर इट्स एन इंस्टीट्यूट का फेलियर, और हमें इसको बहुत ज़रूरी है इसको रिकग्नाइज़ करना। बिल्कुल ठीक है अमरीन। ज़ाहिर है हम
ये छोटे छोटे फेलियर्स या जिन आप एस्पेक्ट्स की बात करें, ये सिर्फ मैनहोल के एक ढक्कन का मामला नहीं है। हमारी ओवरऑल सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो निगलेक्ट होते आ रहे हैं और हम उसको कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट से सोचते ही नहीं हैं। हम एक शख्सियत के ऊपर, एक इदारे के सरबराह के ऊपर, मतलब आई रियली बिलीव कि पंजाब में काम हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये वो चीज़ें हैं जो समहाउ आपके सारे कामों के ऊपर भारी हैं कि आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन अगर एक बच्चे की जान चली गई या एक औरत गिर गई, और वो प्रोजेक्ट जो कि इन प्रोसेस है, और उन चीज़ों में जो कि एक बहुत मामूली, जैसे आपने कहा, बात है। देखिए बिल्कुल आई एग्री विद यू। और इसमें अगर फेलियर कहाँ पे नज़र आ रहा है? फेलियर इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कैसी है कि सिर्फ आप सुपीरियर्स को कह सकते हैं, मगर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो आपकी लोकल अथॉरिटी के जो वो लोग हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अगर आप किधर किधर देखेंगे और कहाँ कहाँ आपने देखना है, उसके लिए आई थिंक कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इट्स नाइस कि जी आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं और आप उसको डांट रहे हैं, यू टॉकिंग, बट इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होगी। और इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब अकाउंटेबिलिटी होगी। एंड आई फील कि एक कमेटी टाइप, एक ओवरलुक कमेटी होनी चाहिए एट अ स्मॉलर स्केल, ताकि जितनी भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो। और रेगुलर नहीं है। आई थिंक एक चीज़ जो मुझे विच आई वांटेड टू हाईलाइट, जो वो यही थी कि रेगुलर चेक्स नहीं है। क्योंकि रेगुलर चेक्स नहीं है और रेगुलर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर आपको ये इस टाइप के सिचुएशन नज़र आते हैं। आई एग्री। और अकाउंटेबिलिटी, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास लेजिस्लेशंस हैं, हमारे पास सब चीज़ प्लेट में मौजूद है, हमारे आइन के अंदर मौजूद है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उस अकाउंटेबिलिटी के एक फैक्टर को ना करने की वजह से किसी एक चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। एब्सोल्युटली। और यही बात है। और अगर हमने आगे बढ़ना है, और हमने अभी देखो, मुझे लगता है कि अभी एक तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो केसेस हैं, इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आपकी जो लोकल अथॉरिटी के जो इंडिविजुअल्स इंचार्ज थे, उनके ख़िलाफ़ अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर आगे जाके अगर खुदा न खास्ता ऐसे सिमिलर केसेस आएंगे, तो सबको पता है कि भाई ये चीज़ होगी, ठीक है, हाईलाइट करेंगे मीडिया वगैरह, हम इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद सब हो जाएंगे। इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अकाउंटेबिलिटी के साथ मेकिंग श्योर के जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए, ताकि आगे जाके फिर ऐसा सिचुएशन एटलीस्ट बड़े शहरों में, खैर एटलीस्ट कहना मुझे लगता गलत है कि हर छोटे शहर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अमरीन, हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट केस है कि हमने इस तरह से सवाए सस्पेंड करने के या हटाने के जो अदारे के सरबराहान है, उसके अलावा कोई ऐसा एक्शन मेजर लिया हो कि हमें एक सेट हुई हो एग्जांपल कि अच्छा हमने ऐसा किया है? मैं रीसेंट टाइम्स में भी आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हमने रीसेंट टाइम्स में ऐसा कुछ किया है, हमारे पास बहुत सालों पहले कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद है? हाँ, हमारे पास जहाँ पे पब्लिक आपका जो सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जब आती है, तो येस वी डू सी कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आई है और वहाँ पे एक्शंस आए हैं। अभी रिसेंट भी एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके ऊपर ब्राइब का था। सो देयर वाज काफ़ी लिस्ट थी जो वो गए थे। सो आई थिंक वो ऑलरेडी है और वो लॉ मौजूद है। ये नेग्लिजेंस पे आता है और इनफैक्ट आई थिंक कि ये कत्ले सबब होता है कि नेग्लिजेंस, जब आपके पास एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक ड्यूटी है और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई मर जाता है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कानून है, पाकिस्तान पीनल कोड, आपका CRPC उस पर अप्लाई भी करेगा। सो अगर हम उसके ख़िलाफ़ अगर एक्शन लेना चाहें ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, तो देन एज़ पर लॉ तो है, मगर अगर वो एक्चुअली उसके ऊपर एक्शन लेंगे, वो विल हैव टू सी, वेट एंड सी। अच्छा अमीन, अब एक तो ये फैक्टर हुआ कि जी किसी इंस्टीट्यूशन की नेग्लिजेंस थी और ये मामलात या ये वाक़यात हुए। फिर एक और फैक्टर जो हमने उन खातून वाले केस में देखा कि उसके हस्बैंड को पकड़ा, उसको रिपोर्टेडली उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। ये जो हमारे यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट करने का भी एक ट्रेंड है, और ये
सरकारी लेवल के ऊपर भी। जी बिल्कुल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो विक्टिम बन जाते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं उस बेचारे के साथ जो हुआ वो तो चले CCTV फुटेज मिल गई तो मामला क्लैरिटी की तरफ आया, अदरवाइज वो भी एक और विक्टिम था कहीं ना कहीं सारे सिस्टम का। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक कि जो चीज़ मैं बहुत हाईलाइट वैसे भी करती हूँ वो ये है कि हमारा जो लोअर लेवल और का जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है या कोई भी इस टाइप के लॉ इन्फोर्समेंट, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। देयर हैज़ टू बी ट्रेनिंग, और बड़ी रिगरस ट्रेनिंग कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करनी है। जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो फिर आप क्यों नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना फर्स्ट एक नॉर्मल आपका सिटीज़न का पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर उसी का वहीं पे अगर फॉल्ट आ रहा है तो फिर हायर अप्स का एजुकेटेड होना और बाहर जाके कोर्सेज करने का फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाला जो है, जो फर्स्ट आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके ऊपर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स कि आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स और इन्वेस्टिगेशन वगैरह किस तरीके से करनी है। और ये जितनी देर तक सही नहीं होगा, हमारा एक तो क्राइम रेट बढ़ता रहेगा और हमारी जो कन्विक्शंस हैं वो तो खैर उस पर आ जाता है, बट नहीं, आई थिंक कि ये जो जुडिशल जो कोलैप्स है पाकिस्तान का, वो उसका एक मेजर उसका एलिमेंट वो यही है कि फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब होता है वहीं पे चीज़ें जो है ना कोलैप्स कर जाती हैं। अच्छा अमरीन, एक और चीज़, अब जैसे आप अभी ख़ुद भी बात करिए कि एक तो हमारे जुडिशरी के ऊपर एक बर्डन जिस पे आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं, और हम वी ऑल नो कि कितना एक छोटे कोच के ऊपर भी और बड़े कोच के ऊपर भी जो एक बर्डन है, और जिसकी वजह से हमारे जो जस्टिस इतना डिले होता है बहुत सारे फैक्टर्स में। क्या इस तरह की छोटे केसेस तो नहीं मैं कहूँगी, ये वाक़यात तो बहुत बड़े हैं सिर्फ, लेकिन हम इसको ट्रीट जैसे कर रही है, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि एक आम इंसान, या वो टाइम डेवलप हुआ है कि जा रहा है, कंप्लेन है, अगर कोर्ट में हेयरिंग है, उसका टाइम ड्यूरेशन मिनिमाइज़ हुआ हो या इस तरह में? क्योंकि अभी भी आई फील कि अगर ये मामला अगर विक्टिमाइजेशन की तरफ जाता तो ये कोर्ट्स में नहीं जाते, ये लोग ये कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि इस चीज़ का कि इतना परसू नहीं कर सकते वो। नहीं, एब्सोल्युटली। तो पहली तो अगर हिंड्रेंस पुलिस स्टेशन है, आई थिंक दूसरी हिंड्रेंस ये है कि अदालत में इंसाफ है। पाकिस्तान में सबसे मेजर जो हमारा इशू है वो यही है कि जो जुडिशल सिस्टम है और जो जस्टिस सिस्टम है वो आपको या तो मिलता नहीं है या आपको अनफॉर्चुनेटली ख़रीदना पड़ता है। सो दिस इज़ वाई लाइक आई सेड बिफोर, कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपको इंसाफ दे रहे हैं, अगर आप उस स्पेसिफिकली अगेन लोअर लेवल पे अगर आप फिर बात करें, वहाँ पे अगर आप उनको कैपेसिटी उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो उनको ये समझ नहीं आएगी कि अगर ये इस टाइप का केस ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का केस और वट। सो वो जो इम्बैलेंस है कि छोटी लेवल का केस है, कोई गरीब ख़ानदान का केस है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, मगर अगर कोई इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस है उसको फ़ौरन उस पर जजमेंट्स आ जाती हैं। आई थिंक ये इम्बैलेंस जो है ये क्रिएट जब जितनी देर तक होगा उतनी देर तक हमारे पास जस्टिस नहीं होगा। किया किसने इतना ज़्यादा इम्बैलेंस? इसमें क्या फैक्टर्स है? लॉयर या बैरिस्टर आप क्या फील करती हैं? ये क्रिएट हमारी लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग में। आई थिंक हमारा, अगर मैं एज़ अ लॉयर एंड एज़ अ लॉ टीचर अगर मैं कहूँ, आई थिंक हमारा जो लॉ जो पढ़ाते हैं और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो दोनों ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो आई थिंक ये शुरू में ही जब आप वकील बन रहे होते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है जस्टिस देना, और जब आप बाहर जाके पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ के आई हूँ, आई बीन ट्रेंड कि जस्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो बार बार इस चीज़ पे करते हैं कि इट डज़न्ट मैटर कि आपका क्लाइंट कौन है, मगर इट मैटर्स कि आप असिस्ट करें अदालत को सो वो जस्टिस दे सके। वो ट्रेनिंग जो है वो आई थिंक वो ना सिर्फ हम लॉयर्स के पास शायद नहीं है और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट में। आई थिंक वो जब भी ये बिल्कुल बेस लेवल वाली जो रूट कॉज है वो अंडरस्टैंडिंग के जस्टिस क्या है और जस्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर पीपल। हमारी ड्यूटी है एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या पुलिस की एज ऑफिसर फॉर द गवर्नमेंट कि जस्टिस जो है अपने लिए नहीं मगर अब जो भी क्लाइंट है या जो भी विक्टिम है उसके लिए लेना बहुत बहुत ज़रूरी, यही आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच अमरीन, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी। जी हम मैन होल्स के अंदर गिरने वाले वाक़यात के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम को एक प्रोसेस के थ्रू काम करना है ताकि ये जो लोग इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं
विक्टिम हैं या इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, और उनके जो फैमिलीज़ को जिस तरह से भी हमने ट्रीटमेंट भी देखा है, और ऐसे वाक़यात को अवॉइड करने के लिए सिस्टम को इन एक्शन होना पड़ेगा इन एनी वे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि कैंसर से मुतल्लिक जो आगाही है, बर वक्त तशखीस है और इसके इलाज के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां कैंसर के केसेस में बड़ा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये दिन महज एक अलामती नहीं है, बल्कि एक संजीदा समहाउ आपके जो मेडिकल सिस्टम है या सेहती चैलेंज जो है इसकी भी याद दहानी कराता है। आलमी अंदाजे के मुताबिक जी हर 5 में से एक मर्द और 6 में से एक औरत को ज़िंदगी के किसी मरहले में कैंसर हो सकता है, जिससे उस मसले की संगीनी भी संभाव ज़ाहिर हो रही है। पाकिस्तान में जी कैंसर की एक बड़ी तादाद जो है वो उसकी ताख़ीर से तशख़ीस होती है, जिसकी वजह से बुनियादी जो वजूहात है उसकी आगाही की कमी हो, स्क्रीनिंग की सहूलियात की अदम दस्तयाबी हो और इलाज तक जो एक कह लें लिमिटेड एक्सेस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रेस्ट कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, फेफड़ों का कैंसर हो, आंतों का कैंसर हो, उसके केसेस में ख़ास तौर पर ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद में तेज़ी से ये केसेस सामने आ रहे हैं। और मौजूदा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या कैंसर को एक एमरजेंसी हेल्थ इशू के तौर के ऊपर हम देख रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं, और जो हमारा तशख़ीस का मरहला है वो किस हद तक फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो रहा है कि हम उससे केसेस की जो तादाद है या उनकी रिपोर्ट होने की तादाद है उसको बेहतर कर सकें। डॉक्टर सुंदस रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुंदस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। आई रियली वांट कि आप गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी हवाले से करें कि इस साल का थीम क्या है बेसिकली। इस साल का थीम है मुनफरिद मगर मतलब कि जिसका मतलब ये है कि कैंसर की मुख्तलिफ किस्म की अक़साम होती है, लेकिन ये एक अदद इसको हम एक ही डायग्नोसिस के तहत इसको लेके आगे चल रहे हैं कि किसी भी शख्स को अगर कैंसर हो जाता है तो हम उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पर उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसकी रिस्क फैक्टर्स को कम किया जाए, उसकी प्रिवेंशन की जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, उसकी जल्दी तशखीस की जाए, उसका बर वक्त इलाज किया जाए, ताकि उसको हम कैंसर के में मुब्तला जितने भी मरीज हैं उनको उसी तरह से ट्रीट कर सके जिस तरह बाकी बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी को बता दिया जाए कि आपको कैंसर है तो एक आम ख्याल ये है कि वो एक डेथ सेंटेंस है, कि वो मरीज अब मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा हालांकि नहीं है। कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जितनी जल्दी उसकी तशखीस की जा सके उतना अच्छा उसका इलाज किया जा सकता है, और उसके साथ ही हम मरीज को उसी तरह की जिंदगी दे सकते हैं जैसे आम इंसानों की दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुंदर, मैं चाहूँगी कि आप पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें कि हमारे यहाँ कौन सा ऐसा कैंसर है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें कितनी अवेयरनेस है विद टाइम आ रही है या नहीं, और फैसिलिटीज़, ये सारे फैक्टर्स जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर, उनको भी हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो हमारा सर्वे हमें बताता है वो ये कि हर साल 1,80,000 के करीब कैंसर के पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, और उनमें से 1,20,000 हर साल फौत भी हो जाते हैं। और कोई बीमारी में ऐसी नहीं है जिसकी शराय, तो पाकिस्तान में इसको एक एमरजेंसी के तरह करना चाहिए, इसको इस तरह से लेके जाना चाहिए कि इसकी जल्दी हो और इसका बर वक्त इलाज। डॉक्टर सुंदर साहब की ऑडियो का कुछ इशू है, आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लें। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं? आगाही की कमी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जी सुन पा रही हूँ। जी, आप अपनी बात को करने, इनफैक्ट डॉक्टर सुंदर को जी आप कॉल पे ले लें अगर उनकी ऑडियो का इशू है, ताकि हम प्रॉपर्ली उनको सुन पाएँ। जी आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर सुंदर। ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू है वो आगाही की कमी है,
कि मरीज जो हैं बहुत देर से प्रेजेंट करते हैं अपने डॉक्टर, जो भी मसाइल होते हैं उनको वो अक्सर घर में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आगाह करने की ये ज़रूरत है कि मरीज को जो भी मसला हो वो आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी उसका मशवरा करें। कहीं पर भी कोई गिल्टी है, वजन में कमी है, बुखार जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा मेडिसिन की वजह से, अपने डॉक्टर से उसका मशवरा करें और उसके लिए जो भी प्रॉपर टेस्टिंग है वो करवाई जाए, ताकि अगर किसी को कैंसर है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कैंसर की जो मुख्तलिफ अलामात हैं उनमें वजन की कमी होना, बहुत ज़्यादा बुखार होना, जिसम के किसी भी हिस्से में गिल्टी हो जाना, खांसी आना जो दवाइयों से ठीक ना हो, खांसी के साथ खून आना, ये मुख्तलिफ कैंसर की अलामात होती हैं। एक और चीज़ जिसको करने की रिस्क फैक्टर्स हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका अपनी ज़िंदगी में अगर हम इन जिनको शामिल करें तो हम कैंसर को बचा सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कैंसर्स का रिस्क बढ़ा देती है, जिसमें फेफड़ों का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, खुराक की नाली का कैंसर है। इसी तरह फैटी फूड्स का खाना, अपना वजन बढ़ा लेना और एक्सरसाइज की कमी, ये भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स को की शरह बढ़ा रही है जिनको हम सिर्फ एक्सरसाइज करने से या वॉक करने से ख़त्म कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वैक्सीन्स। जिस तरह से अभी रिसेंटली एचपीवी वैक्सीन के बारे में बहुत बड़ी कैंपेन की है गवर्नमेंट ने, उस वैक्सीन की वजह से हम 80 से 90% सर्वाइकल कैंसर की शरह को कम कर सकते हैं। तो अगर वैक्सीनेशन को हम अपनी माशरे में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दें तो हम इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें आवाम को बतानी चाहिए, और ये कि घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मरीज़ को कैंसर की तशख़ीस हो जाती है तो उसका मुकम्मल इलाज ऑलमोस्ट हर सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। तो अपना क्या इलाज हमारी करवाएं और फैसिलिटीज अपने जो नॉलेज के साथ। डॉक्टर संदस हमारे पास मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बात कर रही हैं, जो नंबर आपने या जो स्टैटिस्टिक्स आपने पर ईयर हमारे साथ शेयर किए, ये बहुत एक बड़ा नंबर है। और इतने सारे पेशेंट्स को केटर करना, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी होना, हमारे पास इक्विपमेंट अप टू द मार्क होना, वो सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। क्या हम इतने केपेबल हैं कि अल्लाह ना करे हमारे केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हमारे मेडिकल या हेल्थ सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है? और अगर नहीं है तो फिर हम इस पर दूसरे ऑल्टरनेट यानी हम अवेयरनेस और वैक्सीन इसकी कैंपेन्स को ज़्यादा क्यों तेज़ी से नहीं करते? अच्छा, हर चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, अभी रिसेंटली कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, जिस तरह से हम आज वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, कि हर कैंसर के जो भी पर्टिकुलर डे है पूरे साल में, उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी की जा रही हैं, हमारा मीडिया भी कर रहा है, और आवाम के अंदर भी आगाही बढ़ रही है। और जहाँ तक इस कैंसर का मुकाबला करने के लिए सहूलियात की मौजूद है कि हर जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूर वो जगह रहती है, लेकिन हर सरकारी हॉस्पिटल में जैसे स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई, लिवर कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई, या लंग कैंसर की स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ ज़रूर मौजूद हैं। जो गैप आता है वो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर और गवर्नमेंट और जो हमारी आवाम है उनकी आगाही के दरमियान में आ जाता है। कि अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल में हॉस्पिटल में आता है किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो उसके सारे के सारे टेस्ट एक ही फैसिलिटी में मौजूद हैं, कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर ही आप उनकी तशखीस से लेके उनके इलाज तक के सारे मराहल हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे We are बताएं trying our level कि best. अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर सुंदस, ख़वातीन में ये रेशो कितनी है? और जो मर्दों और ख़वातीन में जो अवेयरनेस या अपनी स्क्रीनिंग को लेके या कोई ऐसे सिम्टम्स की आइडेंटिफाई होने पे रिपोर्ट करने की शरह में कितना डिफरेंस है? क्या ख़वातीन कम रिपोर्ट करती हैं या नहीं, उनको अवेयरनेस है और वो जाती हैं या चेक कराती हैं, स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं? ये बिल्कुल बस सही बात है कि अवेयरनेस बेशक है, लेकिन एक हिचकिचाहट है आवाम में, एक खौफ होता है कि कहीं ये ना हो कि खुदा न खास्ता कैंसर की तशखीस हो जाए। कैंसर को बहुत बड़ा टैबू बना लिया गया हुआ है कि अगर किसी को कैंसर की तशखीस हो जाती है तो उसको उसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा खौफो हरास फैला देते हैं। और अक्सर ये होता है कि मरीज को गिल्टी काफ़ी अरसे से होती है और वो आपके पास प्रेजेंट बहुत लेट करता है। यहाँ पर वो खौफो हरास मिटाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के इस बारे में बात कर सकते हैं कि अगर किसी को गिल्टी है तो उससे डरना नहीं चाहिए। हो सकता है वो गिल्टी कैंसर की ना हो। द थिंग इज कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं,
जितनी भी गिल्टियां होती हैं खवातीन के अंदर, उनमें से 9 गिल्टियों में से सिर्फ एक गिल्टी ऐसी होती है जो कैंसर की वजह से होती है, बाकी गिल्टियां जड़ों वाली नहीं होती या कैंसर की नहीं होती। ये एक डिफरेंस जरूर है कि हमारी आवाम जो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी खवातीन इसी तरह की कैंपेन्स के बाद हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो स्क्रीनिंग के लिए भी प्रेजेंट करती हैं और बहुत जल्दी हमारे पास डायग्नोसिस के लिए भी आ जाती हैं। ठीक है, इन द एंड डॉक्टर सुंदर, हमारे प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने रिस्क फैक्टर्स की तरफ लाजमी ध्यान देना चाहिए, हमें स्मोकिंग को ख़त्म करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जहाँ पर जिन कैंसर्स की वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको ज़रूर अपनी खवातीन को ऑफर करना चाहिए। और जिन कैंसर्स में स्क्रीनिंग का रोल है, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर है, कॉलन कैंसर है, उनकी जो भी स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी, क्लोनोस्कोपीज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, उनको भी बर वक्त अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हम जल्द कैंसर की तशखीस कर सकें और इसको एक खौफनाक किस्म की डायग्नोसिस के बजाय एक काबिल इलाज मर्ज समझा जाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुंदर रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और वर्ल्ड कैंसर डे है जी, उस हवाले से मैसेज दे रही थी। और ये काबिल इलाज चीज़ है, लेकिन इसकी बर वक्त तशख़ीस हो और इसके हवाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर सुंदर के मुताबिक। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमने कुछ पीएसएल के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है, इसमें एक बड़े स्ट्रक्चरल कह लें और कमर्शियल मोड़ के ऊपर खड़ी है, जहां पे पहली बार जो एक ट्रेडिशनल ड्राफ्ट सिस्टम है इसको ख़त्म करके जो ऑक्शन पर मबनी मॉडल है उसको मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत फ्रेंचाइजीज जो है हर कैटेगरी में सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं, जिसके तहत फ्रेंचाइज हर कैटेगरी में जिस तरह से मैंने कहा कि एक खिलाड़ी रिटेन करेगी। इस पॉलिसी के तहत लाहौर कलंदर्स जी प्लैटिनम में शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखा है, जबकि हारिस रऊफ और फ़खर जमान जो कि बड़े उनके स्टार प्लेयर्स थे ऑक्शन में चले गए हैं। कराची किंग्स ने जी हसन अली, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इब्रार अहमद और पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है। इस फैसले के नतीजे में जी हारिस रऊफ, फ़खर जमान, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, आजम खान और साहबजादा फरहान जैसे जो प्रोमिनेंट नेम्स थे वो ऑक्शन में डाल दिए गए हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर हों, साइम अयूब हों, फ़हीम अशरफ हो, साउद शकील हों, मोहम्मद वसीम जूनियर हों, उनको भी टीम्स की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया और अब वो पीएसएल ऑक्शन में तमाम फ्रेंचाइजेस के लिए अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ जी पीएसएल के जो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स हैं इसमें 149% इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी कंपनी की जानिब से रिकॉर्ड जो बोली है और लीग की बढ़ती हुई आलमी अहमियत के हवाले से या हम बिजनेस वैल्यू को भी समझें कि ऐड करी है, जबकि नई फ्रेंचाइजेस और स्टीव स्मिथ जैसे आलमी स्टार्स की शमूलियत ने भी पीएसएल के हवाले से इसको मजीद हाईलाइट भी किया है, प्रोमिनेंट भी किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी लीग है ये माली तौर पर मजबूत हो रही है, तो क्या ये नया सिस्टम जो प्लेयर्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो मजमूई ढांचा है इसके लिए भी इतना ही फ़ायदेमंद होगा? जिशान राना स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच जिशान, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। Always a pleasure, Almira. Thank you so much for having me on the show. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जिशान हमें ये बताएं कि ये जो हम इस एक नए मॉडल की तरफ गए हैं, इस मॉडल पे आपका क्या ओपिनियन है? फिर हम फर्दर इस जो मॉडल के तहत जिन प्लेयर्स को हमने रिलीज़ किया है और जिनको रिटेन किया है उस पर भी बात करते हैं। वेलकम टू ऑल योर व्यूअर्स। और बड़ा ये अच्छा एक ओमन है, अच्छा स्टार्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीज़ा पीएसएल के साथ। इट साउंड्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट और आई थिंक ये अपने आप को जो है ना रेलेवेंट रखने के लिए और अलाइव रखने के लिए इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ क्रिकेट ये बहुत अच्छा स्टेप है। बिकॉज दुनिया क्रिकेट में जहाँ पे भी लीग क्रिकेट थ्राइव कर रही है ना, बिग लीग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऑक्शन इज समथिंग जिससे कि आपको एक प्लेयर की ट्रू वैल्यू का पता लगता है। और ये जो आपने चेंजेस किए इससे जो मोनोटनी थी पीएसएल के सिस्टम में वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। कंपटीशन के लिए एक नया कॉम्बिनेशन बनेंगे टीम्स के जो कि सिनर्जी क्रिएट करेगा
देखिए पीएसएल का पर्पस क्या था। पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना, जो जो टॉप जो अपकमिंग जो न्यू ब्लड है उसको अप स्टेज करना और एक वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाना। जब आपने एग्जिस्टिंग टीम्स के जो है ना उनके स्टेटस को तोड़ा है, और अब देखिए लाहौर कलंदर्स की एक एक कार्डिनल सा रूल था कि दे हैड टू हैव हारिस रऊफ, दे हैड टू हैव फखर जमान एंड द लाइक्स। वो अब सारा जो है वो वापस बैक टू ऑक्शन चले गए प्लेयर्स। वहां पर प्लेयर्स की करंट स्टैंडिंग, करंट फॉर्म और द वैल्यू दैट दे ब्रिंग टुवर्ड्स विनिंग कॉज और द डॉलर वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बड़ा अच्छे तरीके से सामने आ जाएगा। अब इन आई थिंक चीज़ 3-4 प्लेयर्स जिनकी फ्रेंचाइज ने रिटेन किए, द रेस्ट हैव टू बी सेट टू द ऑक्शन। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और जिस तरीके से लास्ट टू फ्रेंचाइज जो न्यू फ्रेंचाइज ऐड हुई हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर उनकी वैल्यू लग गई। मैं नहीं कहता कि बहुत आउटस्टैंडिंग लगी, लेकिन बेहतर लगी। तो उससे कम से कम दुनिया को ये पता लगा कि पीपल स्टिल हैव फेथ इन पीएसएल, एंड ये फेथ यहाँ से नॉच अप ही जाएगा। आई थिंक जो भी लास्ट month and a half में steps अर्पिला लिए गए ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, you know I've been a huge critic of the way they've been running the show, लेकिन बहुत सारे स्टैंड पॉइंट्स पे जो है ना I tend to support what PCB has been doing as far as PSL is concerned. अच्छी चीज़ें, अच्छा स्टार्ट है, and we all need to welcome this change. और देखिए टीम्स का पर्पस क्या होता है, टीम्स को तोड़ के आप जब नई कंपनीज बनाते हैं, आप अपने इंटरनल सेटअप को जो है चैलेंज करते हैं। उस सेटअप को चैलेंज करने में जो है ना एक ही चीज़ का बेनिफिट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ गेम ऊपर जाता है, आपको यंगस्टर्स देखने को मिलते हैं, और वो लोग जो कि अपनी करंट परफॉर्मेंस पे हैं उनको आप जब स्टेज करते हैं, ना कि अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस पे बैठ के खा रहे होते हैं। So it's overall it's a good thing and a good change. आई अग्री। और हम ये जो मोनोटनी ब्रेक भी हुई है समहाउ, क्योंकि वही चंद प्लेयर्स थे जिनको हम सर्टेन फ्रेंचाइजेस के साथ देखते आ रहे थे, एंड आई बिलीव कि अब वैरायटी भी होगी मुख्तलिफ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस बेस के ऊपर। ये ऑक्शन वाला एक प्रोसेस भी होगा। अब जिन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, आई बिलीव जो शाहीन शाह अफरीदी हैं लाहौर कलंदर्स ने उनको रिटेन किया है, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान को किया है, पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को किया है। क्योंकि ये वो प्लेयर्स थे जो कि पहले दिन से इन फ्रेंचाइजेस के साथ आई बिलीव बाबर आजम के अलावा एसोसिएटेड रहे हैं। उनको रिटेन करना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Honestly speaking, I'd see only two faces who have been retained by the respective franchises, who have been the brand name face of the franchise. Shadab for Islamabad United, Shaheen from Lahore Qalandars. इसके अलावा तमाम लोग मैनूवर होते रहे and all kept switching their franchises. ये भी आपको बताता है कि कुछ फेसेस हैं उसके अलावा जो शदाब वैल्यू ब्रिंग करता है उनके लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बाय विनिंग द चैंपियनशिप फॉर देम, शाहीन शाह अफरीदी विनिंग चैंपियनशिप फॉर लाहौर कलंदर्स, इनकी वैल्यू ज़रा डिफरेंट है। बाकी जो प्लेयर्स हैं जो उनसे टैग हो चुके थे, हसन अली ने भी आई थिंक ही स्विच्ड अ कपल ऑफ फ्रेंचाइजेस, और अब हसन अली चूँकि आपने एक तो प्लेटिनम कैटेगरी में बंदा रखना होता है, तो मैं अगर आपसे ये कह सकूँ कि अगर मैं पीएसएल की दो फ्रेंचाइजेस जिसमें से एक का नाम है लाहौर कलंदर्स, दूसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनने अपने जो फेस वैल्यू उसको इंटैक्ट रखा है। ठीक है, आई मीन शाहीन शाह अफरीदी स्टिल, आपको नाम लेकर तो लाहौर कलंदर्स से ज़हन में आएगा, और शादाब खान से ये ज़हन में ज़रूर आएगा। बाकी हाँ, एक बंदा जो कि मोहम्मद रिजवान है, जो कि इस्लाम में वो मुल्तान सुल्तान से बड़ा टैग था। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान का ऐसा इशू हो गया, अदरवाइज आई थिंक रिजवान वुड हैव बीन रिटेन्ड बाय मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज एज वेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़ीशान, ये जो चेंजेस हैं जिस पे आपने कहा कि इट्स अ गुड चेंज, लेकिन हम हमेशा आपने बात की है कि इंटरनेशनली हमारी लीग की जो इम्पोर्टेंस है पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से थोड़ी वैल्यू डाउन तो नहीं मैं कहूँगी, थोड़ा उसका जो एक मोमेंटम है वो समहाउ ब्रेक हुआ था। एंड देन यू नो अब इस साल इन्होंने जो मॉडल भी चेंज किया है, अब इससे ओवरऑल जो ब्रांड वैल्यू है, अब क्योंकि आप इस पर बहुत डिटेल एनालिसिस देते हैं हमारे साथ, अब आई वांट कि आप इस पर एनालिसिस दें कि जिस तरह से हमने एडिशंस करे हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ये ओवरऑल ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव करने में, और फिर जो हमारे राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, ये सारी चीज़ें किस तरह से हमारी ओवरऑल क्रिकेट के सिस्टम को बेनिफिट करेंगी? अच्छा अर्मिला, देखिए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज द 3rd year सिंस ऑनरेबल चेयरमैन टुक ओवर। इनफैक्ट 2 साल पूरे होने वाले हैं। नाउ दैट द गाय हैज अंडरस्टूड दिस एंटायर सिस्टम के पीसीबी चलता कैसे है, पीसीबी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसी है, हाउ डज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्क एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक अब वो टाइम है कि अब आप टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं। मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि जब
क्रिकेटिंग डिसीजंस क्रिकेटर्स करेंगे या क्रिकेट बैकग्राउंड वाले करेंगे, बट कॉर्पोरेट कमर्शियल डिसीजंस कॉर्पोरेट कमर्शियल बैकग्राउंड वाले करेंगे। तो यू ऑलवेज हैव द डिविडेंड्स फॉर दैट। अब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पहले आप हमेशा कहते हैं आपकी डायरेक्शन क्या है, फिर आपकी एक्यूरेसी क्या है, फिर आप स्पीड पकड़ते हैं। सो यू आर एट द थर्ड स्टेज वेयर यू हैव प्रेस द पैडल फॉर स्पीड। वैल्यू बनती कैसे फ्रेंचाइज की वैल्यू बनती है व्हेन यू पिक द राइट एलिमेंट्स फॉर दिस एनी वर्टिकल। इस टाइम पे पीएसएल जिस ऐसे पे जा रही है, पाकिस्तान ने एज ए क्रिकेट बोर्ड अपना स्टैंड लिया। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाई और आपने लास्ट 2 सीरीज में आपने इसके रिजल्ट देखे। जब मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान टॉप नॉच साइड से हार रहा है, तो नाउ आई थिंक मैं काफ़ी टाइम बाद आपके पास आया हूँ वापस ऑन द शो। अब ये देखिए कि यू नाउ बीटन साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान इन T20 2-1 आपने उनको हराया। अगेन यू मे से हमने ऑस्ट्रेलिया को इधर भी वाइट वॉश कर दिया T20s में। सो नो मैटर व्हाट एनीवन एल्स सेज, पाकिस्तान ने दुनिया के टॉप नॉच 2 साइड्स को हराया है और नाउ वी आर वॉकिंग इनटू द वर्ल्ड कप बेस्ड ऑन सर्टेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। जब आप चीज़ें मेरिट पे करेंगे, आप पास परफॉर्मेंसेस के बजाय करंट सिनेरियोज पे करेंगे और आप अपनी रियलिटीज़ को लेके साथ चलते हुए करेंगे, यू विल ऑलवेज लैंड इन द राइट स्पॉट्स। यस आई नो हमारी अभी भी सिलेक्शन में इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी पूरी जो पीएसएल की वैल्यू अब बन रही है ना, आप देखिएगा कि ये नया स्टार्ट है। ये 11वां एडिशन आपको आप समझने की ये फर्स्ट ईयर है with the new look and the true corporate outlook towards this. Let me come over to the broadcasting thing. Amila, aapka show, a lot of people watch. You're a known face. Wherever you go into the cricketing circles, it's my request कि जो हमारे जो decision makers हैं ना, उनको ये बात भी बतानी चाहिए कि ब्रॉडकास्ट की वजह से, कहने राइट्स की वजह से जो हमें हमारे नेबरिंग कंट्री बड़ा बातें सुनाते हैं ना कि ना हम ब्रॉडकास्ट नहीं लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। We've got very good TV channels in Pakistan, great production minds in Pakistan, great apparatus। हमारे ड्रामास इतने अच्छे होते हैं, वो भी तो किसी मैकेनिज्म पे बनते हैं ना, उनकी डायरेक्शन होनी, उनको जो आई डोंट नो अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, हमारे से बेहतर ड्रामास कोई नहीं बनाता। सो इफ वी कैन डू दैट, व्हाई कांट वी हैव आवर ओन प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ताकि हमारे मुल्क में कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमारे जो ब्रॉडकास्टर का वर्ड है ना, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम ना सुने। मुझे हमारे बहुत प्रोमिनेंट एंकर्स हैं 2-3 टीवी चैनल्स के, वो भी ये बात कहते हैं, एंड आई एम श्योर इफ यू एंड योर चैनल रेज अ वॉइस इट विल ऐड वैल्यू। वी नीड इंडिजिनस ब्रॉडकास्टर्स। अभी जिन साहब ने पाकिस्तान के ये मीडिया राइट्स लिए हैं, ये से पाकिस्तानी, जिन्होंने 2 फ्रेंचाइजेस और लिए हैं, देयर ऑल पाकिस्तानीज। सो पाकिस्तानीज वुड लव टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच हैज वैल्यू, जिसमें कि आपको डिविडेंड्स भी आ रहे हो और उससे पाकिस्तान भी अपस्टेज हो रहा हो। तो इट इज Pakistan can only be upstage with the Pakistanis no matter where they live, and I think broadcast हो जाए, PSL के franchises हो जाए, या हमारा कोई भी setup हो जाए, right person for the right job is going to rock the boat for Pakistan. हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, एंड यू आर सो राइट कि हम हमेशा अपने नेबरिंग कंट्री या वैसे भी इंटरनेशनली शक्ल देख रहे होते हैं ब्रॉडकास्टिंग को लेके, और फिर हम उस पर थ्रेट या ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास अपना एक सेटअप या पोटेंशियल मौजूद है, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट। वेरी गुड सजेशन, आई रियली इंडोर्स दैट ज़ीशान, आपने बड़ी अच्छी बात की है। इन द एंड मैं क्विकली आपका कमेंट लूँगी पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के ऊपर जो स्टांस है, नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, हाउ डू यू सी दैट? Honestly, from a cricketing standpoint, if you're asking a person who loves cricket, I would say it's disappointing. Yeah. But it was coming because India was asking for it. I mean, if not India, then we say. I mean, this hegemonic attitude towards the game of cricket, using cricket as a tool of politics, should not have happened. हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, तुम खाओगे नहीं, ये तुम पियोगे नहीं. You do not use these words. I totally support my government stance by choosing not to send our cricket team to play a match against India, because we've already had enough, and then we had to stand with a relatively smaller board. You cannot walk over a board but just by mocking at its dollar value. आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप मॉक नहीं कर सकते. एंड आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती थी, आई यूज्ड टू बी ऑन दी शोज, सो आपको बताता था कि ये जो भी आज ये काम कर रहे हैं ना इंडिया, इट विल हिट द गेम ऑफ क्रिकेट प्रीटी बैड. एक मैं बात आपको जाते बता दूं, इंडिया की पोजीशन इन द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस वीक हो जाएगी, क्रिकेटिंग नेशंस. व्हाई? बिकॉज दोज ब्रिटिशर्स एंड ऑस्ट्रेलियंस नेवर लाइक्ड द साउथ एशियन ब्लॉक. They never endorsed them taking huge stage and huge chunk.
आप देख लीजिएगा, इफ आई बी डूइंग अनदर शो विद यू इन द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप देखिएगा कि अब एसीबी को भी इनसे मसला होगा, ईसीबी को भी होगा, एंड देन दिल कम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से डिस्काउंट नहीं कर सकते। दैट इज द फाइनल वर्ड। ये इंडियंस को जनरली समझ आ जाएगा, ये उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आई सो अग्री विद दैट। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान राना हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात की कि आज आप पाकिस्तान के साथ ये करने का सोच रहे हैं, कल को आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान को क्रिकेटिंग वर्ल्ड से समहाउ माइनस करने का तो सोच भी नहीं सकते, साइड पे भी नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। लाहौर में बसंत की वापसी को शहर भर में एक बड़े डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव वे में खुशामदीद कहा जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, लाइट्स नज़र आ रही हैं, डेकोर नज़र आ रहा है। जबकि लिबर्टी का जहाँ मैं जिक्र करी थी, वहाँ पर एक बड़े साइज़ का गुड्डा भी इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके साथ साथ शहर भर में सफाई सुथराई का काम हो वो भी जारी है, ताकि शहरियों को एक सेफ़ और एक अच्छी और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। बसंत के तीनों दिन जी शहरियों के लिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। बसंत की तैयारी के लिए ना सिर्फ जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें तेज़ी देखने में आ रही है, बल्कि जो लोकल मईशत है या मकामी मईशत जिसे हम कहते हैं, उसमें भी एक नुमाया एक्टिविटी हुई है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक बसंत के पहले 2 रोज़ में पतंगों, गुड्डियों और जो डोरे हैं, इनकी मजमूई तौर पर 34 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड की गई है, जिसमें पहले रोज़ 16 करोड़ जबकि दूसरे रोज़ 18 करोड़ का ओवरऑल बिजनेस हुआ है। दूसरे रोज़ लाहौर में 6 लाख से ज़ायद जो गुड्डे हैं, पतंगे हैं, वो फ़रोख्त हुई हैं, जबकि 15,000 से ज़ायद जो पिन्ने हैं डोर के वो भी फ़रोख्त किए गए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि समहाउ में एक आइडिया हो रहा है कि ना सिर्फ ये लाहौर की एक कल्चरल आइडेंटिटी है, बल्कि आपके छोटे ताजिर हो, मकामी मार्केट्स हो, उनके लिए एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी की एक्टिविटी है वो भी है। सो हमने इस पर आज बात करनी है। और सबसे बढ़कर ये हमारी जेनजी या डिजिटल दौर की बात की जाए तो ये पहली बसंत है जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बहुत सारी जो हमारी जनरेशन है वो इस कॉन्सेप्ट या आइडिया या इस फेस्टिवल से इतनी फेमिलियर नहीं है। तो अब देखना ये है कि इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर जो फेस्टिवल पंजाब हुकूमत करा रहा है और जदीद दौर के जो तकाजे हैं उसके दरमियान इसको एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, या कर पाएंगे, और इसको हम कितना आगे प्रोलॉन्ग करेंगे या कंसिस्टेंट होंगे इस तरह के फेस्टिवल्स को लेकर। डॉक्टर गाफिर शहजाद हमारे साथ मौजूद है, माहिर फ़नो तामीर शहरी मनसूबाबंदी, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं बसंत के हवाले से जानना चाहूँगी आपके क्या तासुरात हैं, ये जो हमने एक फेस्टिवल को रिवाइव करने के लिए कोशिश की है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने काफ़ी तरद्दुद किया और मुझे ऑनलाइन लिया, मैं इसके लिए पब्लिक टीवी का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अभी जैसे आप दिखा रही थी विजुअल्स, तो मुझे यूं ही लग रहा था कि जैसे इस बसंत के त्यौहार में मैं खुद भी उसी तरह से शामिल हूँ जैसे आप तमाम लोग और सारा शहर इसमें शामिल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बज़ाहिर तो हमें ऐसे ही लगता है कि हुकूमती सरपरस्ती में ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए ये एक अवामी त्यौहार है और अवामी त्यौहार को जब भी सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी या कुछ माफिया उसको कंट्रोल करके और अब छतों पे क्लब वगैरह, होटल्स और ये इस तरह की चीजें शुरू कर देंगे, तो वो त्यौहार जो हमारे अवाम का होता था वो त्यौहार भी अवाम से एक तरह से छीन लिया गया है। और अवामी सतह पे जिस तरह से इसको मनाना चाहिए था, और जैसा आपने मईशत की बात की कि वहाँ 34 करोड़ रुपया 2 दिनों के अंदर। अच्छा, ये अट्रैक्शन या ये फिगर्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हुकूमतों के लिए। वो समझती हैं कि इस तरह से हमारी मईशत में बहुत इजाफा हो रहा है, लेकिन देखिए वो इजाफा अपनी जगह पे, और मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए अगर कुछ बिजनेस ऑप्शंस देनी है तो वो और तरह की होती हैं। ये तो आवाम का एक शुगल है, आवाम का एक बहार को खुश आमदेद कहने का एक इवेंट है। तो मेरा ख्याल है हमें पूरे शहर को यानी आसमान से पतंग को उतार के हमने जमीन पे ले आए हैं और ये जगह जगह सड़कों के ऊपर ऐसे डिस्प्ले कर दिया है जैसे शहर में कोई इश्तिहार लगाए जाते हैं। तो ये इश्तिहार हमें सड़कों पे नजर नहीं आने चाहिए, ये तो आसमान पे नजर आने चाहिए। और जैसा कि पेंटिंग्स भी हमें मुख्तलिफ तरह की, जैसे
वो डॉक्टर अनवर साहब है एनसीए वाले, उनकी पेंटिंग्स को देखें तो पूरा शहर उनकी पतंगों के अंदर, और छतें नजर आती है और छतों से ऊपर हमें ये पतंगे और ये रंग और ये सारी चीजें नजर आती है। तो मेरा ख्याल है हमने ये जो जेन जी की आप बात की है, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि शायद जेन जी जो है वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही देखती है और उसका विजुअल एंगल जो है वो बर्ड आई व्यू का नहीं है, आसमान की तरफ देखना वो पसंद नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। एक त्योहार को अपनी जड़ों के साथ रहना चाहिए और अपनी उसी रिवायत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जी आपकी बात अपनी जगह बजाए, लेकिन मेरा मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो फेस्टिविटी का एक हम माहौल देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ ये भी तो है ना कि हम इतने सालों के बाद एक चीज़ को रिवाइव होता हुआ देख रहे हैं। वी नेवर न्यू कि हम इसको दोबारा से इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करेंगे नहीं करेंगे। अब जो इकदाम हुए हैं, कोशिश तो हुकूमत ने अपने साइड एंड से बड़ी इम्पॉर्टेंट की है कि हम इस चीज़ को रिवाइव करें, लेकिन डोंट यू थिंक कि जब ये पहले सेलिब्रेट हुआ करती थी, आप तो मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबार, रोज़गार, मईशत इससे जुड़ी हुई थी और लोगों के बिजनेसेस थे जो उनको स्विच करना पड़े थे इसके बैन लगने से। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ये वाकई बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है उससे जुड़ी हुई थी। और ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं थी, ये तो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में ये इसी तरह से हर दफा सेलिब्रेट किया जाता था। और इस त्यौहार को खास तौर पे शाह हुसैन के साथ कनेक्ट किया जाता था और बहार की आमद का ऐलान किया जाता था। और जो शाह हुसैन का उर्स है वो तो मार्च के आखिरी महीने में होता था। इस दफा हमने फरवरी के आगाज में ही बिल्कुल इस त्यौहार को मनाने का एक हुकूमती सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया है। तो ये बात सही है कि ये त्यौहार जो है इसको बिल्कुल एक अरसे के बाद मनाया जा रहा है और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं चूंकि खुद इसका हिस्सा रहा हूँ और बहुत बचपन से हम खुद भी पतंगों के इस मौसम में पतंगे रंग बिरंग की लेके आते थे और डोर से हम उड़ाते भी थे। तो मैंने फिर वो दौर भी देखा कि जब सड़कों के ऊपर ये जो आपका गड़ी शाह पुल है उस रोड पे मैं एक दफा जा रहा था, तो इसी तरह एक पतंग जो है जब गले पे एक बच्चे के फिरी तो वो जो लहू का फवारा फूटा और जिस तरह से सड़क लहू लुहान हो गई और जिस इमरजेंसी को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैं भी कन्विंस हो गया कि इसमें पाबंदी लगनी चाहिए थी। अच्छा, अब इतना अरसा पाबंदी लगने के बाद बजाय इसके कि वो जो धात की डोर है उस पर पाबंदी लगे, हमने इस त्योहार पे ही पाबंदी लगा दी। और हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि कोई भी रास्ते में या ट्रैफिक या कोई इशू हो तो हम उसको बंद कर देते हैं, जंगले लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, त्योहार को ही खत्म कर देते हैं। तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत ने रिवाइव करके बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि हुकूमत को इतने बड़े लेवल पे इसे सेलिब्रेट देखें, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो बता रही है कि आपके पतंग का साइज इतना होगा, उसकी 30 इंच चौड़ाई होगी, 35 इंच लंबाई होगी और वो इस शक्ल में होगा, आपकी डोरे जो है वो ऐसी होगी। ये हुकूमती सतह पे इस हद तक इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये अवामी पर एक सिलसिला है, इसको अवाम तक छोड़े और अवाम के अंदर ये शऊर उजागर करे कि जी देखिए आप के लिए त्यौहार है और आप इसको त्यौहार के तौर पे बनाएं। क्योंकि जब आपकी मुझे याद है वो जो सीढ़ियां लगा के छतों पे चढ़ के, और ये जो हमारी पुलिस है वो जहां से पतंग और जहां से ये डोर बरामद होती थी वो वहां से उठा के ले जाते थे, ये इस तरह की पाबंदी रही। तो ये एक बिला वजह का हरासमेंट क्रिएट करके पहले चीज बंद कर देना फिर खोल देना, ये हमारी जदीद जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसका हिस्सा बन गया हुआ है। तो हमें इसको इससे हटाना पड़ेगा। बिल्कुल अप्रिशिएट होता है और ये चारों तरफ हमें रंग ही रंग जो नजर आ रहे हैं और ये सारे बसंत के रंग हैं। और ये बसंत के वही रंग हैं कि जब उर्स या कोई भी मेला होता है किसी भी सूफी के मजार पर, तो आप देखिए कि जो मलंगों ने रंग पहने होते हैं ये वही रंग है जो हमें आसमान पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत अगर इसे सेलिब्रेट कर रही है और जेन जी इसे देख रही है और वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग बाहर आ रहे हैं और फिजिकली एक त्यौहार जो है उसको बनाने का बंदोबस्त किया गया है। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपने भी अवेयरनेस की बात की, लेकिन अवेयरनेस तो इसी तरीके से आएगी बिकॉज हमने पहले आवाम पे छोड़ के देखा था और फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी आंखों के सामने कि कैसे धाती डोरों का इस्तेमाल हुआ और फिर एक द एंड ऑफ द डे इसको बैन करना पड़ा। तो अवेयरनेस आप क्या समझते हैं, क्या हम ऐसे टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं रादर देन लोगों को ये डिफाइन किया जाए कि इस तरह से आपने करना है? कोई और ऑल्टरनेट टूल्स हैं हमारे पास कि हम लोगों को अवेयर कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। ये आपका जो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सबसे बड़ा टूल है इस चीज को प्रोपेगेट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि हमारी जेन जी भी इसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी यूं भी करूंगा कि आप देखिए कि बजाय इसके कि हम कोई ड्राइविंग स्कूल बनाते और लोगों को ड्राइविंग की तालीम देते, हमने क्या करना शुरू कर दिया, चालान शुरू कर दिए, गाड़ियां बंद करनी शुरू कर दी, मोटरसाइकिलें पकड़े और कहा कि जिसको जो भी लाइसेंस इतनी फीस जमा कराए इतना ले लें और ये हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक है अदर साइड, यानी यूं समझ लें कि पहले आप लोगों को आलूदा हवा और आलूदा पानी दे, वो बीमार हो और उसके बाद शानदार अस्पताल में मुफ्त दवाइयों के साथ वहां उनका इलाज शुरू कर दें। तो ये जो अदर वे राउंड हम इस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देते हैं। तो ये चूंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है और ये चाहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन हो कि हमारी हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में काम कर रही है, तो वो इस वजह से ये होता है। अच्छा, जहां तक इसकी प्रोपगेशन का ताल्लुक है, देखिए आप कोई एक टीवी प्रोग्राम, कोई सोशल मीडिया पे क्लिप, यानी आप हर तरह का जो भी आप अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं वो आप सोशल मीडिया पे, आपकी पूरी टीम, इस वक्त गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी टीम है जो बैठी हुई मुख्तलिफ तरह के जो सियासी और मुआशी मामलात है उसको प्रोपिगेट करके लोगों को कन्विंस करती है। अगर वो अपने इसी सोशल मीडिया पे क्लिप्स बनाए और प्रोग्राम्स दिखाएं और उन्हें बताएं और ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं गला कटने वाले, और उन्हें बताएं कि ये धाती डोर है, इसका ये नुकसान है, और उसके बाद उनको उनकी जब ये इनबिल्ट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अब देखिए कि जब हुकूमत ने कोई इसका बंदोबस्त नहीं किया तो वो जो धाती तार है उससे अपने गले को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया कि वो जो मोटरसाइकिल है उसके आगे एक एंटीना सा लगाया, तार लगाई ताकि डोर जो है वो उससे रुक जाए और आपके गले पे ना फिरे। माफ कीजिएगा, ये सोल्यूशन अवाम ने दिया है, ये हुकूमत ने नहीं दिया। जब सड़कों पे एक मसला पैदा हो गया तो लोगों ने खुद तलाश किया है। तो मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो है इस तरह के इश्यूज जो है वो हुकूमत हमें सोल्यूशन दे और लोगों को अवेयरनेस दे और उन्हें बताए कि देखें जी ये एक त्योहार है और ये क्लब पार्टी या डांस का त्योहार नहीं है और ना ही ये हुकूमती सरपरस्ती में होने वाला त्योहार है। हम क्या करते हैं, इधर से वो क्रिकेट T20 शुरू होता है, पूरे शहर की ट्रैफिक बंद कर देते हैं। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आप उसके लिए कजाफी के पास कोई होटल बनाएंगे तो ये सारी पब्लिक जो है वो महफूज हो जाएगी। इसी तरह से आप पतंगबाजी के हवाले से भी जब तक आप कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं करेंगे, ये मतलब धाती डोर को हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मतलब धाती डोर कोई आसमान से बन के तो नहीं आती ना, ये भी कहीं ना कहीं बनती है और हुकूमत उसे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गाफिर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे जी, बसंत के हवाले से अपनी राय दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आजकल हेल्थ और जो बैलेंस डाइट है उसके हवाले से लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इसी तब्दीली का असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी या खुराक पे भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर चीनी और चावल जैसे जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें सवाल बड़े तेज़ी से लोग करते हैं कि ब्राउन बेहतर है या वाइट बेहतर है। डाइटिंग हो, वेट लॉस हो या आप कहीं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मजमूई तौर पर जो हमारी सेहत को बेहतर बनाने की ख्वाहिश होती है, लोग ब्राउन शुगर की तरफ जाते हैं, वाइट शुगर को स्किप करते हैं, फिर ब्राउन राइस की तरफ जाते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है कि कौन सी चीज़ बेहतर है, ब्राउन और वाइट। कोई ब्राउन शुगर को ज़्यादा नेचुरल और हेल्दी कंसिडर करता है तो कोई वाइट शुगर के हवाले से बहुत सारी बातें उसको महफूज और कम नुकसानदेह करार देता है। इसी तरह से राइस को लेकर के फाइबर से भरपूर होते हैं ब्राउन राइस, जबकि वाइट राइस आज भी कई घरों की पहली पसंद होते हैं। तो आज हम इस सेगमेंट में ट्रेंड्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, जो ब्राउन और वाइट का ट्रेंड है ये क्या है।
कैसे ये सिर्फ एक फैशन के तौर पे कंसिडर करें या वाकई इसका आपकी डाइट में और ओवरऑल आपकी हेल्थ पे असर होता है? हमारा अतर हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप You look कैसे हैं? lovely. Thank you so much. So do you. तो हमारा मुझे ये बताएं कि ये जो फैशन ट्रेंड्स पे बात कर रहे होते हैं ना हमेशा, लेकिन अब हमारे यहाँ डाइट में भी बड़े ट्रेंड्स आ गए जी। हैं। हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं और हमारे यहाँ लोगों में जो अवेयरनेस का फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू डाइट एंड एवरीथिंग बहुत कम है। हमें किसी ने कोई चीज़ रिकमेंड की, हम उस पर खुद से पढ़ के या प्लान करके नहीं करते हैं। बिल्कुल। सो ये जो ब्राउन और वाइट का आइडिया और कॉन्सेप्ट है, ज़रा हम इस पर बताएं। So there is no such thing as color के मतलब ब्राउन हो गया या वाइट हो गया। ब्राउन इज़ नॉट हेल्दी एंड वाइट इज़ नॉट अनहेल्दी, ठीक है। जहाँ तक शुगर या फूड प्रोडक्ट्स डिफरेंट देखते हैं, जैसे शुगर की बात है तो शुगर में तो ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, या क्योंकि ब्राउन शुगर में ब्राउन शुगर इज़ बेसिकली वाइट शुगर विद मोलासेस, दैट्स इट। उसमें और कुछ नहीं है। थोड़े से वाइटामिन्स होंगे, जिंक होगा, आयरन होगी, मैग्नीशियम होगी, बिल्कुल ट्रेसेबल अमाउंट्स में। एंड वाइट शुगर तो आपको पता है रिफाइंड शुगर होती है। दोनों की कैलोरीज में बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होता है। वाइट शुगर में 15 हैं तो 16 हैं तो इसमें 15 होती हैं, ठीक है। दोनों बॉडी में जाके जो मेटाबॉलिकली जो इनका काम होता है, जैसे वाइट शुगर को बॉडी लेती है बिल्कुल उसी तरह से ब्राउन शुगर को लेती है। तो इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब तक आप उसके 10-12 चम्मच भर के एक दिन में लेंगे नहीं तब तक आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं। बेहतर है कि आप उसको किसी और चीज़ में ले लें। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा कलर का डिफरेंस की वजह से लोग कहते हैं कि जी हम ब्राउन शुगर ऑप्ट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वो कम कैलोरीज देगी और वो ज़्यादा देगी। दोनों प्रोसेस्ड हैं, दोनों रिफाइंड हैं, दोनों बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। इससे बेहतर है आप नो शुगर की तरफ जाएँ। वेरी इंटरेस्टिंग। सारी ज़िंदगी आपके साथ स्कैम होता है जो आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब नहीं चीनी नहीं डाले, ब्राउन शुगर डाल दें, मतलब वो भी चीनी ही थी। 15 से 16 हुआ है हिसाब हमारा, है ना? ऐसा ही है। कोई बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का बहुत हाई है। दोनों जाके बॉडी में ब्लड शुगर को फ़ौरन स्पाइक करती हैं और दोनों जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं बॉडी को इन शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ठीक है। राइस ये भी बड़ा एक आइडिया है कि अच्छा पकाने का अंदाज पानी के उसके अपने पानी के अंदर नहीं करे, पानी को स्टेन कर लें, उसकी वो निकाल लें चावलों की, और फिर उसके बाद हम नई ब्राउन राइस खा लें। ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा। ये भी स्कैम है या नहीं, ये इसमें है? देखिए अब कह लें हम कि ब्राउन हेल्दी है और वाइट अनहेल्दी है, ऐसे हम नहीं कह सकते इसको, ठीक है। कुछ बहुत से घरों में वाइट राइस ही बनते हैं और बहुत सारे घरों की पसंद जो है वो ब्राउन राइस हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। हाँ, ब्राउन राइस के अपने फ़वाइद हैं और अपने नुकसानात हैं, इसी तरह वाइट राइस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब ब्राउन राइस को पहले हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका जो इसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। देन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो स्लाइटली लो होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, ठीक है। वो इसको बेहतर बनाते हैं बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारी ब्लड शुगर को उस तरह स्पाइक नहीं करता वाइट राइस का जिस तरह करता है, वैसे ब्राउन राइस का नहीं करता, ठीक है। एट द सेम टाइम ब्राउन राइस में कैलोरीज स्लाइटली ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। बहुत ज़्यादा नहीं होती, 10-20 कैलोरीज का फ़र्क है, पर होती हैं ज़्यादा। फिर ब्राउन राइस का एक फ़ायदा ये है कि ये हम जब इसको खाते हैं तो हम सेशिएटेड रहते हैं बहुत देर के लिए, हमें भूख नहीं लगती बार बार। सिमिलरली अगर हम वाइट राइस की बात करें तो वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें फाइबर कम होता है, ब्राउन राइस में ज़्यादा था, और लेकिन वो लाइट होते हैं स्टमक पे, ठीक है। पर अगर वो लाइट होते हैं एट द सेम टाइम वो हमें भूख लगाते हैं, वो ज़्यादा खाए जाते हैं। तो इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमने देखना ये होता है कि हमारी बॉडी किसको एक्सेप्ट कर रही है, किसको बेटर अडाप्ट कर रही है। सेकेंडली हमारा क्या दिल चाह रहा है, हमारा मूड क्या है, और थर्डली ये कि हमारी हेल्थ को, हमारी गट हेल्थ को कौन से ज़्यादा सूट करते हैं। अब जिस तरह लेमन है, लेमन कितना अच्छा है, विटामिन सी होती है उसमें, उसके कितने एडवांटेजेस हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत लोगों को सूट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि लेमन बुरा है, वो आपको जस्ट सूट नहीं करता। तो जिसको वो सूट करता है, जिसके लिए अच्छा है वो लें। जिसको ऑरेंज, अब सीजनल फ्रूट है, ऑरेंज जूस कुछ लोग पीते हैं, जिनको जो चीज सूट नहीं करती। एग्जैक्टली, ऑरेंज जूस लें आप, वो सारे कुछ लोग नहीं ले सकते, फौरन गला पकड़ा जाता है। कुछ लोग खट्टे से खट्टा अच्छा एक्सेप्ट करते हैं उसकी बॉडी। तो ये है कि जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी एक्सेप्ट करिए, वो आप लें। ब्राउन राइस और वाइट राइस दोनों अच्छे हैं। अब ब्राउन राइस किसको लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए। ब्राउन राइस जिन लोगों को
डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है वो लें, ठीक है। जिन लोगों को फाइबर चाहिए होता है, जिनको स्टमक इश्यूज़ इस तरह के रहते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनके लिए फ़ाइबर बहुत अच्छा है, उनको लेने चाहिए। जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है वो लें, ठीक है ना। जिनको कोई इस तरह का मसला नहीं है कि उनको वाइट राइस पे ही शिफ्ट होना है, तो वो ब्राउन राइस लें। एट द सेम टाइम अगर आपको वाइट राइस किन लोगों को लेने चाहिए और किन को नहीं। अब वाइट राइस उनको तो जिनको ब्लोटिंग हो जाती है खाने के, कुछ लोगों को खाने के बाद होता है कि बहुत गैसीनेस हो गई, बहुत ब्लोटिंग हो गई, खाना बैठ गया है, हजम नहीं हो रहा, लाइट डाइट चाहिए, वो वाइट राइस लें। पोस्ट सर्जरी कुछ लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है, ब्रॉड डाइट लेनी है, वो लोग वाइट राइस लेते हैं जी, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है हमारा, ये आप बता रही हैं तो मुझे भी नहीं पता था। मैं ब्राउन शुगर राइस के हवाले से आई वाज वेरी क्लियर, बट शुगर को लेकर आई वाजंट क्लियर। आप डू यू थिंक कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपका क्या दिल कर रहा है, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये अवेयरनेस कितने लोगों में है आपके मुताबिक? है लोगों में? बहुत कम। ये शुगर का तो किसी को भी नहीं पता होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने बात की, अब ब्राउन ब्रेड कितना बड़ा स्कैम करते हैं लोग के लेबल पे लिख दिया है जी ब्राउन ब्रेड। व्हाट इज ब्राउन ब्रेड? हैव यू एवर हर्ड अ टर्म जिसमें कहा हो जी ब्राउन व्हीट? कुछ ब्राउन व्हीट होती है, नहीं होती। तो अब या तो व्हीट होल व्हीट होती है या फिर फ्लावर होता है, मैदा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ब्राउन व्हीट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ब्राउन ब्रेड आपने कलर डाल के ही बनाई ना फिर। तो आप प्लीज़ ब्राउन ब्रेड, जो इतना बिगेस्ट स्कैम है मार्केट में, ब्राउन ब्रेड इज़ नथिंग। वो या तो फूड कलरिंग डाली होती है या उसमें हल्का सा ब्राउन होता है, एंड दैट शुड नॉट बी लेबल्ड एज ब्राउन ब्रेड, इट शुड बी लेबल्ड एज ब्राउन ब्रेड। या उसके बाद सेकेंडली आप प्लीज़ ये लेबल्स ना पढ़ें कि जी ये रिफाइंड है या ये प्रोसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लेबल्स आपने शुगर फ्री लिखा है ना, तो आप वो चीज़ लें। फिर ब्राउन ब्रेड देख के ना लें। अगर आपने ब्रेड लेनी है, आप होल व्हीट या होल ग्रेन ब्रेड लें। देयर इज नो ग्रेन लेबल्ड एज ब्राउन ग्रेन। तो आप उसको जो है ये सिर्फ लेबल्स हैं, ये सिर्फ अवाम को। और जो सावरडो वाली ब्रेड होती है, इज इट हेल्दी? दैट इज सावरडो इज समथिंग एल्स। वो इट इज वेरी हेल्दी। ब्रेड्स तो बहुत टाइप्स की होती हैं, पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड मिलती हैं। सावरडो तो बहुत कम मिलती है। हाँ, बहुत कम, बहुत स्पेसिफिक जगहों पे मिलती है। वो हेल्दी है। वो उन्होंने बताया कि हमने सावरडो से वो ब्रेड बनी है, वो लेबल भी ठीक हुई है। पर अगर हम ये देखें कि जी वो ब्राउन ब्रेड है या वो होल व्हीट ब्रेड है, आप ब्राउन ब्रेड से बेहतर है आप वाइट ब्रेड खा लें और इस तरह से। या फिर आप अदरवाइज अगर आपको हेल्दियर ऑप्शन चाहिए तो आप होल व्हीट ब्रेड लें, मल्टीग्रेन सीड ब्रेड लें। मेरी अम्मी तो खाती ब्राउन ब्रेड के नाम पे पता नहीं कितने सालों से खाती आ रही है कि ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ मैं, तो सेफ है क्योंकि वो डायबिटिक है। कि वो वजन भी नहीं कम करती। नहीं, वो डायबिटिक है, वो इस चक्कर में खा लेती हैं कि ये ब्राउन ब्रेड है, तो वो स्पेसिफिकली कह के भेजती हैं कि मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लेकर। बल्कि वो टेस्ट में भी बुरी होती है एज कंपेयर टू वाइट ब्रेड, वो बहुत बुरी होती है। तो वो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट वाइट ब्रेड और उसमें फूड कलर डाला हुआ है। ये फूड कलर एजेंसी की मार्केटिंग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लो भाई, ये तो आज बड़े इंकशाफात हो रहे हैं हमारे आगे हमारा। अच्छा, हमारा मुझे ये बताएं कि ये जो लोग खा रहे हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ का आपकी हेल्थ के ऊपर, चावलों के हवाले से लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल राइस के। लोग कहते हैं जी चावल ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, मोटा करते हैं। कुछ लोग रोटी बिल्कुल स्किप कर देते हैं अपने रूटीन में से। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पता नहीं कितने महीनों से रोटी नहीं खाई होती। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ाना ना खाएं, क्वांटिटी को मिनिमाइज़ कर लें, बट एटलीस्ट खाएं ज़रूर। देखें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्राउन राइस तो आप ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्राउन राइस ले सकते हैं तो वाइट नहीं ले सकते। फर्स्टली तो यही पॉइंट है जो आपकी गट हेल्थ को सूट करता है, और जो आपके रोज़मर्रा के आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आपको कौन सी मतलब कोई बीमारी का आप शिकार हैं, ये वो सब कुछ देख के आपने पहले लेना है। डाइट करते हुए भी आप डाइट आप नहीं भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप नहीं भी कर रहे, आपने जो खाना है ना, वो एक पोर्शन आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप वाइट राइस खा रहे हैं और वो क्योंकि उस तरह से आपको सेशिएटेड नहीं रखते फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आप वो ओवर ईट कर लें। आप 1 कप के हिसाब से ब्राउन राइस भी और वाइट राइस भी। फिर आप ये देखें कि आप उसके साथ क्या खा रहे हैं। अब खाली राइस तो नहीं खाते हम, उसके साथ अगर तो आपने देखें वाइट राइस डाइट के नाम पे ले ही लिए और आपने ऊपर पूरा तरी वाला सालन और वो ऑयल और पच आपकी पूरी प्लेट कर रही है, तो आप समझें कि आपने ब्राउन राइस की कैलोरीज ले ली, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं और आप उसके साथ कोई ऐसी अंडर न्यूट्रिशन चीज़ खा रहे हैं, तो आपका जो आप मील क्या होता है कि आपने पूरा मील अपनी अच्छी सी प्लेट बनानी है, उसमें आपको सब कुछ मिले।
तो अगर आपने वही नहीं लिया तो मकसद तो फौत हो गया उसका। बिल्कुल तो अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं या वाइट राइस खा रहे हैं, आप उसका पोर्शन कंट्रोल करें एंड पेयर इट विद समथिंग गुड, कोई प्रोटीन सोर्स हो, सैलड्स हो, आपकी प्लेट भरी हुई हो। ये ना हो कि मैं चावल ही खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, सैलड्स का एक पूरा आपका बोल हो या पोर्शन हो साथ में, फिर कर्ड, योगर्ट, कुछ भी जो आपको, कि आपकी एक फुल प्लेट हो और आप उसको खाएं एंड यू फील फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, हमारा कुछ भी कहना चाहें लोगों को? बस यही कि यू नो न्यूट्रिशन इज साइंस, इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स द कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। तो प्लीज़ जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका फूड लेबल पढ़ें और उनकी जो लेबल्स उसमें उनके झांसे में ना आए कि कलर के उसके हिसाब से आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। हमारा बहुत most शुक्रिया। welcome. हमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट। और ये जो ब्राउन और वाइट का आइडिया है ना, जो स्कैम हो रहा है आपके साथ इतने सालों से, ब्राउन ब्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं है, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और जो राइस खा रहे हैं दोनों के अच्छे बुरे यानी फ़ायदे नुकसानात हैं वो हमारा ने आपको बता दिए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको लाहौर के तारीख़ी इकबाल हवेली में लिए चलेंगे, जहाँ पे 14 जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनके तैयार करदा 25 फ़न पारों की नुमाइश की गई है, जिसमें आम पब्लिक तो इंटरेस्ट भी ले रही है और साथ साथ जो फ़न के शौकीन अफराद हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप ये दानिश मुनीर की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी, हम इस वक्त इकबाल मंजिल में मौजूद हैं। यहाँ पर 14 जो आर्टिस्ट हैं उनके मुख्तलिफ़ फ़न पारे, 25 के करीब फ़न पारे जो है नुमाइश के लिए रखे गए हैं। हर फ़न पारे के ऊपर जैसे ही फ़नकार की जानिब से, आर्टिस्ट की जानिब से कैनवस पर रंग बिखेरे गए तो एक नई कहानी जो है वो रकम हो चुकी है। इकबाल मंजिल में मौजूद कितने फ़न पारे हैं और उसमें कौन कौन सी दास्तान मौजूद है, इनसे मुतल्लक हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मौजूद ज़हरा कुरैशी हैं, उनसे जानते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़हरा, आप ठीक हैं? शुक्र है। अच्छा बताइएगा कि ये जो आप देख रही थी इस पेंटिंग को, तो क्या इससे क्या अख़ज़ कर रही हैं? मुख्तलिफ़ रंगों के इम्तज़ाज को जो है वो कैनवस पे उतारा गया है, क्या दास्तान सुना रही हैं? जी, हमारी इस नुमाइश का नाम अ नाइन्थ प्रीएमिनेंट प्रोजेक्ट्स है और इस नुमाइश के अंदर 14 पाकिस्तानी आर्टिस्ट का हमारा काम लगा हुआ है, जिन्होंने टोटल हमारे पास 25 उनके आर्ट वर्क्स हैं जो इस पूरी हवेली के अंदर फैले हुए हैं। तो हमने छत पे भी काम लगाया हुआ है, पूरी हवेली के कमरों के अंदर हमने काम फैलाया हुआ है और इस नुमाइश के अंदर हम दिखाना चाह रहे हैं काफ़ी कंटेम्प्रेरी और आसरी आर्ट फॉर्म्स को। और इधर जितने भी काम हैं, हम जो हमारे डेली रूटीन के अंदर जो बहुत हमारे आम लम्हे होते हैं उनके ऊपर हम और ज़्यादा गहराई और हम उनके ऊपर लाइट और रोशनी फैलाना चाह रहे हैं। और हम सारे आर्टिस्ट के काम के अंदर आपको इसी तरह की एक थीम नज़र आएगी कि जो आपको मामूली से आपके डेली बेसिस के ऊपर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो उनको उन्होंने उस तरह से अपने काम के अंदर। हर आर्टिस्ट की अपना एक थीम होता है और देखने वाला उससे मुतालिक अपने जो है वो बसात के मुताबिक उससे अख़ज़ करता है। आप जब इस पेंटिंग से क्या अख़ज़ कर रही हैं, ये क्या लेसन दे रही है देखने वाले? इस पेंटिंग के अंदर ये पेंटिंग है सहर सैयद की। इस पेंटिंग के अंदर मुझे पर्सनली स्पीकिंग जो हमारी डेली बेसिस के अंदर जो कुछ हमारे लम्हे जो ये फैले इधर ही हमें फूल के पत्ते इधर नज़र आ रहे हैं, उसमें जो हमारी खुशियाँ होती हैं, जो हमारे दुख हैं, वो सारा काम मुझे इसके अंदर मुझे पर्सनली स्पीकिंग इसमें महसूस हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है? मज़ीद दिखाइएगा और कौन से यहाँ पर जो फ़न पारे मौजूद हैं, ये जो है वो किन आर्टिस्ट का है और ये किससे मुतालिक जो है वो रखता है ताल्लुक़? हाँ जी, ये काम है शयान अहमद का और इनका काफ़ी मेरे माइंडसेट से काफ़ी मुझे इनका मुख्तलिफ़ किस्म का, कलरफुल किस्म का और बहुत ही फ़न किस्म का मुझे इनका काम लगता है। ये जो अपना मीडियम इस्तेमाल करते हैं काम के अंदर वो मुझे पर्सनली स्पीकिंग मेरा फेवरेट है। और इसके अंदर जो भी अपनी चीज़ें दिखाते हैं काफ़ी इसके अंदर आपको इस तरह की चीज़ें जो आप समझेंगे नहीं कि वो साथ जा सकती है, बट उन्होंने इस तरह से अपना काम किया हुआ है कि वो ऑल टुगेदर इतना कोहेसिव काम लग रहा है कि उन्होंने वो अपने इतने परफेक्टली तरीके से ये दिखाया हुआ है। छोटे से कैनवस पे मुतअद्दिद स्टोरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, दिखाइएगा मज़ीद। हम और दीगर हॉल्स की तरफ चलते हैं।
जी, कुरानी आयात भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसको बड़े खूबसूरत रंगों के जो है वो हसीन तरीके से जो है वो इसको सजाया गया है। ये किन की नुमाइश है जी? अरशद अली जी, ये अरशद अली का काम है और इनका काम ये कैलीग्राफी के बहुत जाने पहचाने नाम है हमारी ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अंदर। और इन्होंने ये आयतल कुर्सी का ये अपना ये कैलीग्राफी का काम किया हुआ है, हमने इनका प्रिंट लगाया हुआ है। एंड इनकी जितनी भी कैलीग्राफी के पीसेस होते हैं उसके अंदर ये इतने इत्मीनान और इतने मज़े के ये रंग इस्तेमाल करके अपना काम हमेशा करते हैं और इतनी डिटेल होती है इनके कामों के अंदर। तो हम जब भी अपना शो करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के आर्टिस्ट अपना काम हमें अपने शो में दें। जी ज़रूर दें। मज़ीद पूरी हवेली जो है वो मुख्तलिफ़ फ़नपारों से सजी हुई है। मुख्तलिफ़ कमरे हैं, छत पर हैं, मुख्तलिफ़ दीवारें जो है वो हर दीवार पर एक अलग सी कहानी मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त इकबाल हवेली की बलाई मंजिल पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ फ़नपारे रखे गए हैं। मेरा कैमरामैन वलीद अगर आपको दिखाए तो म्यूज़िक के तड़के के साथ मुख्तलिफ़ फ़नपारे जो हैं वो नुमाइश में मौजूद हैं। और इस हवेली के पूरे अहाते को मुख्तलिफ़ दीवारों को, मुख्तलिफ़ कोनों को इसी से कवर किया गया है। हमारे साथ ज़ाहिरा कुरैशी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कुछ फ़नपारे इधर, कुछ उधर, कुछ जिस तरह छत पे मौजूद है, तो ये बखेर के क्यों लगाए गए हैं सारे? हम एक जेनेरिक किस्म की गैलरी से हम ताल्लुक़ नहीं रखते। हम एक काफ़ी कंटेम्प्रेरी किस्म का काम दिखाना चाहते हैं जो हाली अपर क्लास के लिए सेपरेट ना किया जाए। जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो हमारी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी आके देखें और वो ये एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता इस तरह की नुमाइशों पे आना, इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। हम इस तरह का आर्ट जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बेस्ट नाम है आर्टिस्ट का, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, हम उनका नाम उन तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि हम उनको और भी नॉलेज दे सकें कि इस तरह का काम भी मौजूद होता है और वो इधर आ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी आ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। मर्दान से आए उसामा तोरू से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये फ़नपारा क्या बनाया और इसके ज़रिए क्या मैसेज दे रहे हैं। बज़ाहिर तो इसमें 3 दोस्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। क्या हाल है उसामा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? अच्छा उसामा, क्या आप इसमें मैसेज देना चाह रहे हैं? इस तस्वीर बनाने का क्या पर्पज़ क्या आपका? ये असल में मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं आज के दिन के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसमें मैंने अपने 3 दोस्त बनाए जो ट्रांसजेंडर है और उसको होने से मसला है। वो ख़ुद को ऐसे फील कर रहे हैं कि मैं हूँ नहीं, और आगे इस सोसाइटी में वो जाहिर करता है कि भी मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, मैं भी आम इंसानों की तरह गुजार। आप उसकी हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं कि अगर आप हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशंस में नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ गुजारनी चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल हाँ सर, इसी ऐसा ही जिस तरह जो है वो बता रहे हैं। मज़ीद एक कमरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने जो है वो रखे गए हैं। उस आर्टिस्ट से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने वो ख़ुसूसी तौर पर नमूने क्यों बनाए और उनके पीछे पस मंज़र क्या है। रोड साइड के उन्वान से लगी इस नुमाइश के हम उस हिस्से में मौजूद हैं। इस कमरे में 4 मुख्तलिफ़ मॉडल्स मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन वलीद अगर आपको दिखाए तो मुख्तलिफ़ लाइट्स के ज़रिए इनकी मंजर कशी की गई है। मुख्तलिफ़ रंगों के इम्तजाज से इसको सजाया गया है। हर कलर, हर रंग और हर नमूना अपनी एक ख़ास कहानी रखता है। बाकायदा एक तस्वीर भी मौजूद है जिसको एक मिरर के ज़रिए उसकी अक्सबंदी की गई है। हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इन 4 कहानियों में क्या जो है वो लेसन्स देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम क्या स्टोरीज़ हैं? 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनमें आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? एक आर्टिस्ट की एक अपनी ज़ुबान होती है, अपना एक थीम होता है। जी अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा है कि ये जिस जगह पे एग्जीबिशन लगी हुई है, ये कोई प्री पार्टीशन बहुत पुराना घर है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि हर इंसान बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर चल रहा होता है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जो कि उसके बचपन से शुरू होती है, और जब भी कभी वो इंसान किसी भी जगह पे जाता है, वो सब कहानियाँ उसके साथ चलती हैं, ठीक है। सो ये मेरी ज़िंदगी की 4 मुख्तसर सी कहानियाँ हैं जिनको
मैं यहाँ पर आर्ट के थ्रू बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और मेरा मानना है कि जब हम आर्ट बनाते हैं तो हम खाली आर्ट नहीं बना रहे होते हैं, हम आर्ट करते हुए लैंग्वेज भी पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में हम इंस्पिरेशन लेते हैं। फिर उसके अलावा जब हम आर्ट बनाते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत साइंस आती है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक काम बनता है। आर्ट अपने अंदर अकेले में तो कुछ भी नहीं है। तो जिस आपने इस जो खसूसी तौर पे ये कमरा सजाया है, इसमें इन तमाम उलूम को इस्तेमाल बड़ा उम्दा अंदाज में किया। जी 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 बिल्कुल। सो इन 4 कहानियों में मैं जो एक चीज़ इकट्ठी कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ, वो ये है कि मैं जहाँ घर से आई, ठीक है, मेरी नाना का, मेरी नानी का, मेरी मम्मी का घर, राइट, उसके बाद जिस घर में मैं अब रह रही हूँ, ठीक है, और एक ही एक घर जहाँ पर ये एग्ज़िबिशन लगी हुई है। तो जिस तरह हम इंसान किसी भी जगह पे जाते हैं, हम और लोगों से मिलते हैं, मेरा कल्चर, आपका कल्चर, बहुत सारे लोगों का कल्चर मिलकर एक सोसाइटी का कल्चर बनता है। इसी तरह से जब कहानियाँ आपस में मिलती हैं तो फिर एक नई कहानी बनती है। सो मैं अपने काम के ज़रिए बहुत सारी डिफरेंट कहानियों को और मुख्तलिफ़ जगहों को इकट्ठा करके एक नई स्पेस बना रही हूँ। सो ये क्योंकि स्पेस को क्या नाम दिया आपने? उस स्पेस का नाम एज सच तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो दिल में होती है। फिज़िकल तो होती है लेकिन वो दिल में होती है। तो मेरा सवाल इस काम के थ्रू ये है कि हाउ मैनी स्पेसेस कैन अ हार्ट होल्ड, कि एक दिल जो है वो अपने अंदर कितनी ज़्यादा जगहों को समो सकता है, क्योंकि हर जगह की एक वैल्यू होती है। दिल बहुत बड़ा होता है, वैसे तो छोटा सा होता है, अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। सो उसके अंदर बहुत जगह होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगहें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, सब कुछ आ जाता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जानिब से इन मुख्तलिफ़ कहानियों को मुख्तलिफ़ माशरों से जो है वो ममासलत दी गई है, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस तरह हम मुख्तलिफ़ माशरों तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हुए पीसफुल ज़िंदगी जिस तरह से गुजार सकते हैं, दिल के अंदर कितने पैगामात, कितनी कहानियाँ, कितनी स्टोरीज़ और कितने अरमान मौजूद होते हैं, उन सबको एक छत तले परोने की कोशिश की गई है। ये खूबसूरत नुमाइश शायरियों के लिए मौजूद है, जिसे गाहे बगाहे आकर देखा जा सकता है और अपनी नॉलेज और अपनी नज़र के हिसाब से उनसे मुख्तलिफ़ पैगाम रसानी का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रखा जा सकता है।